नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपने सहयोगी संवाददाता कृति मिश्रा और पवन शर्मा से बात भी करेंगे आज के एजेंडे पर। और हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि जो है मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे मैं करवा देता हूं आपका परिचय। गुलाम अली जी, सांसद राज्यसभा जम्मू कश्मीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 19 दिन के सत्र में 15 बैठकें होंगी। इस दौरान लेजिस्लेटिव बिजनेस के अंतर्गत 13 बिल चर्चा के लिए लिस्टेड है। वहीं एक बिल फाइनेंशियल बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है जिस पर चर्चा हो सकती है। जानते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा के विधायी कार्यों के बारे में। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन अध्यादेश 2025 का संख्यांक 2 के बारे में विवरण सभा पटल पर रखने वाली हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 इंट्रोड्यूस करेंगी। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 भी आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड है। इसके अलावा इस वर्ष 7 अक्टूबर को मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन अध्यादेश 2025 का संख्यांक 2 के निर्नुमोदन के संबंध में संकल्प पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर माल एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगी। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सरकारी कार्य की बात करें तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 के संबंध में परिनियत संकल्प पेश किए जाने के लिए लिस्टेड है। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा का, जो अहाते में मौजूद हैं संसद भवन के। पवन, पहला दिन है शीतकालीन सत्र का और शीत लहर भी आज चल रही है राजधानी दिल्ली में। क्या कुछ एजेंडे में सूचीबद्ध है? जी हाँ, पवन से हम जो है संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। पवन जो है संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं, जानने की कोशिश करेंगे आज के एजेंडे के बारे में। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और हम बता दें कि शीतकालीन कोई भी जो संसद का सत्र होता है उसके पहले दिन प्रधानमंत्री मीडिया के सम्मुख आते हैं, उनसे बात करते हैं और सदन में क्या कुछ होने वाला है, सदन की कार्रवाई किस तरह से चलनी चाहिए, उसके बारे में अपनी बातें जो है साझा करते हैं मीडिया के साथ। और आज का एजेंडा साझा करेंगे अपने सहयोगी पवन के साथ। उससे पहले एक जो है विशेष टिप्पणी ले लेते हैं माननीय सांसद गुलाम अली जी से। गुलाम अली जी, शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, थोड़ी सी ठंडी भी बढ़ गई है राजधानी दिल्ली में। किस प्रकार आप देखते हैं? इससे पहले कल सर्वदलीय बैठक भी हुई और सरकार ने विशेष रूप से अपील की कि सहयोग दें और नियमों के तहत जिन भी विषयों पर चर्चा करने के लिए जो है विपक्ष कहेगा, हम उस पर चर्चा करने के लिए राजी हैं, तैयार हैं। देखिए, ये जो सत्र है इसमें बहुत बड़ा, किसी भी सत्र में पब्लिक एक्सचेकर इन्वॉल्व होता है और पूरे देश की नज़रें रहती है। पूरे देश में अवाम की नज़र रहती है कि हमारे इश्यूज के लिए पार्लियामेंट में क्या बोला जाएगा, सत्ता पक्ष क्या लेके आएगा और अपोजिशन क्या करेगा। लेकिन जैसे कि पिछला सत्र हमारा ज़ाया हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में, इस सेशन में जो बिजनेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट बिजनेस है और उस पे अपोजिशन से हम उम्मीद करते हैं कि वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म सरकार का करे और लोगों की जो एक्सपेक्टेड, जो पूरे देश की नजरें रहती है
उसका जी। और हम बता दें कि माननीय सांसदों का संसद भवन में पहुंचना शुरू हो चुका है। गुलाम अली जी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं हमसे बातचीत करने के पश्चात, और थोड़ी ही देर पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन भी संसद भवन पहुंचे। ये तब की तस्वीरें हैं। राज्यसभा के उपसभापति ने उनका स्वागत किया, पुष्प गुच्छ प्रदान किया। ये उस समय की तस्वीरें हैं। और हम बता दें कि राज्यसभा सभापति के रूप में ये पहला उनका सत्र होगा। कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी सभापति के लिए या लोकसभा अध्यक्ष के लिए पहला दिन किसी भी सत्र का? गुलाम जी, देखिए, हम उनका स्वागत करते हैं। और सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े तजर्बेकार शख्सियत हैं। उनकी जो तजर्बा है और खासकर उनका जो सहल और पैशन से सांसदों को सुनना, और खासकर उनका बारे में हमने सुना है कि सांसदों को और खासकर अपोजिशन के सांसदों को ज़्यादा समय देते हैं। और पूरा जो पार्लियामेंट्री बिजनेस है और जो पार्लियामेंट की परंपराएं हैं, कन्वेंशंस हैं, उसका पूरा टाइम भी मिलेगा और जो बिजनेस है वो चलेगा। और उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं कि हाउस को वो बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। जी हाँ, सभा का संचालन अपने आप में एक चुनौती होता है। और पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी पवन। लोकसभा के एजेंट, अभी हमने कुछ तस्वीरें दिखाई, राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति संसद भवन पहुंच गए हैं और उनका ये पहला सत्र होगा राज्यसभा सभापति के रूप में। लेकिन अगर लोकसभा के एजेंडे की बात की जाए तो क्या कुछ विशेष है? प्रतिबिंब, क्योंकि शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, तो जैसा आपने बताया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है, कोई भी सत्र की शुरुआत होती है तो प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करते हैं। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री सभी दलों से अपील करेंगे कि जो शीतकालीन सत्र है वो प्रोडक्टिव हो, उसके लिए सभी दलों से वो सहयोग मांगते हैं। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं वो हमारे सामने होगा। और जहां तक एजेंडे की बात करूं मैं, लोकसभा में अगर मैं सिलसिलेवार रूप से बताऊं तो सबसे पहले लोकसभा में प्रश्नकाल से शुरुआत होती है। उसमें 20 प्रश्न रहते हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, क्योंकि पहला दिन है। तो अगर मैं प्रश्नों की बात करूं आपसे तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ केन बेतवा जो रिवर लिंक प्रोजेक्ट है उससे संबंधित प्रश्न है। वो अनुराग शर्मा है बीजेपी के सांसद, उनका ये सवाल है। प्रधानमंत्री कौशल विकास 4.0 जो चल रहा है, चौथा चरण जो उसका चल रहा है, उसमें कम व्यय हो रहा है। ये कांग्रेस के सांसद हैं शशिकांत सेंथिल, उनकी तरफ से ये सवाल पूछा गया है। और ये मनोज तिवारी और कमलजीत सहरावत जो दिल्ली से सांसद है, उनका सवाल है निवेशक दीदी को लेकर। जो फेज 2 है, जो सेमी अर्बन जो क्षेत्र हैं भारत के और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है भारत के, उसमें जो है महिलाओं को शक्तिकरण मिले, उनको फाइनेंशियल जो चीजों से उनसे जोड़ा जाए, तो निवेशक दीदी कार्यक्रम है, उसके बारे में प्रश्न है। और सबसे उसके बाद प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की सांसद हैं, उनकी तरफ से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू आशा वर्कर्स से लेकर संबंधित प्रश्न है कि उनको भी पीएफ मिले। और वो बात कर रही हैं कि जो कोड ऑफ वेजेस 2019 का कोड है, उसके तहत उनको ईपीएफ मिले, प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिले और हॉस्पिटल की सुविधा मिले आशा वर्कर्स को, ऐसा उनका प्रश्न है। तो सीधा आम जनता से जुड़ा, महिलाओं से जुड़ा प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर मैं बात करूं तो वायु प्रदूषण से लेकर संबंधित प्रश्न है प्रतिबिंब। उसमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स हैं। मनीष तिवारी का सवाल है, चंडीगढ़ को लेकर उनका सवाल है, पर दिल्ली भी उसमें सम्मिलित है। उसके साथ ही इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, डॉक्टर किशन नामदेव है, महाराष्ट्र से सांसद है, दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है क्योंकि उससे रिलेटेड संबंधित है। और तीसरा प्रश्न जो है इंपैक्ट ऑफ स्टबल बर्निंग, जो पराली को जलाने के बाद जो प्रदूषण होता है, उससे चरणजीत चन्नी कांग्रेस के सांसद है, उनका सवाल है। तो विपक्ष की तरफ से सवाल वायु प्रदूषण का जो सवाल है उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि चरणजीत चन्नी के सवाल में कहा गया है कि पराली जलाने में 20% की कमी आई है, लेकिन फिर भी दिल्ली की जो हवा है वो शुद्ध नहीं है। बच्चों के लिहाज से उनका कंसर्न है, माताओं को लेकर उनका कंसर्न है। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लिस्टेड हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पेपर ले होते हैं, 4 मंत्री पेपर ले करेंगे प्रतिबिंब। और उसके बाद जो है एक रिपोर्ट है केमिकल और फर्टिलाइजर्स की स्टैंडिंग कमेटी की, उसको पेश किया जाएगा। और 3 बिल जो हैं
वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे कि जैसा हम जानते हैं कि ये पब्लिक डोमेन में भी है कि लगभग 10 नए बिल सरकार इस शीतकालीन सत्र में पेश करने वाली है। उनमें से जो बिल आज पेश होने वाले हैं वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। उसमें मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकंड अमेंडमेंट 2025 बिल, ये बिल है। उसके अलावा सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 है, और इसके साथ ही द हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025, ये 3 बिल जो है ये इंट्रोड्यूस होने हैं। और उसके बाद जो है ये जो मणिपुर से लेकर जीएसटी से संबंधित जो बिल है उस पे डिस्कशन भी होना है, पासिंग के लिए भी आएगा। निर्मला सीतारमण इसको इंट्रोड्यूस भी करेगी और इस पे चर्चा भी होनी है। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर से रिलेटेड जो बिल है प्रतिबिंब, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है और वहां पे जो अधिनियम है जीएसटी अधिनियम 2017 का, उसमें यह संशोधन करता है क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान सरकार काम जो करती है वो राज्यपाल के थ्रू करती है, तो जो वहां जीएसटी कलेक्शन है स्टेट की, उसका फायदा स्टेट को हो, तो यह बिल लाना महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अल्कोहल का निर्माण दवाइयों में भी होता है, उसके ऊपर सरकार जो है राज्य सरकार टैक्स लगाती है, या बाकी चीजें हैं उसके ऊपर टैक्स लगाती हैं। तो उसका ये जो बिल है ये मणिपुर की जो वहां राष्ट्रपति शासन लगा, राज्यपाल को और सरकार को, जो वहां का प्रशासन है, उनको वो टैक्स इकट्ठा करने की, जीएसटी इकट्ठा करने की इजाजत देता है क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति शासन है। तो इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण है और पहले ही दिन, शीतकालीन सत्र के पहले दिन ये लाया गया है। प्रतिबिंब अगर मैं बात करूं तो इस बार जैसा हमने कहा कि जो शीतकालीन सत्र है सरकार की तरफ से कहा भी गया है, ब्रीफिंग्स भी हैं। पवन, जैसे अभी हमने बात की कि राज्यसभा सभापति पहुंच चुके हैं संसद भवन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी संसद भवन पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीरें भी हम साझा करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे अपने दर्शकों से। देख सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष और एसजी लोकसभा ने जो है पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। सदन के भीतर जाते हुए लोकसभा अध्यक्ष, शीतकालीन सत्र है और हम जैसे कि बता चुके हैं कि राजधानी दिल्ली में आज शीतल हवा थोड़ी सी चल रही है और शीतकालीन सत्र का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एजेंडे पर बात कर रहे हैं हम अपने सहयोगी पवन शर्मा से, बता रहे हैं कौन से विधेयक इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, क्या कुछ इस पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान होने वाला है और महत्वपूर्ण प्रश्न जो सूचीबद्ध हैं प्रश्नकाल के दौरान, उसके संदर्भ में भी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं और अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे अपने सहयोगी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ गुलाम अली जी सांसद राज्यसभा हमारे साथ मौजूद हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। राज्यसभा सभापति पहुंच चुके हैं, पहला सत्र होगा राज्यसभा सभापति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन जी का चुनौतीपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं। आपने कहा कि अपील तो ये की गई है कल सर्वदलीय बैठक के दौरान भी कि सभी जो हैं संवेद रूप से सदन की कार्रवाई को चलाने में सहयोग दें, मदद दें और नियमों के अंतर्गत जिस भी विषय पर चर्चा के लिए कहा जाएगा विपक्ष के द्वारा वो चर्चा भी की जाएगी। लेकिन एक विषय जो है प्रदूषण का जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है इन दिनों, और ये इसलिए भी हो गया है कि इथियोपिया से जो है एक बवंडर जो है उड़ा था, उसने जो है उत्तर भारत को प्रभावित किया और उत्तर भारत को प्रभावित करते हुए आगे निकल गया। प्रदूषण की जो है उसका और ज्यादा विस्तार हो गया है। इसलिए ये प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं पक्ष और सत्ता पक्ष के द्वारा, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए शर्मा जी, मैंने पहले ही कहा कि पार्लियामेंट्री बिजनेस जो है पूरा देश की नजरें इस पर रहती है और जो हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे लोकसभा से कि इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे क्वेश्चन आवर्स में कहा गया है कि एनवायरनमेंट पे जी, और एनवायरनमेंट जो है ये इंसान की और जो जितने भी स्पीसीज हैं उनका एक लंग्स, फेफड़े के तौर पे, ये मतलब एक ताज़ी हवा बड़ी इंपॉर्टेंट है इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और सरकार ने इस पे बहुत कदम उठाए हैं। देश के वजीर आजम साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने जब प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बनाया तो इसलिए बनाया था कि जो उसके मेंबर्स हों दे कैन फील द फीलिंग ऑफ द कॉमन मासेस एंड द कॉमन इश्यूज, जो भी देश पे कॉमन इश्यूज हैं उसको वो
अच्छी तरह फील कर पाए, देन व्हेन वन फील देन ही कैन एक्सप्रेस। और उसका अदरवाइज पहले प्लानिंग कमीशंस के जो मेंबर्स थे वो सभी इश्यूज को इस तरह नहीं, एक जैसे इन्होंने कहा है कि वो पराली का जलाने से ये सारी चीजें होती थी, लेकिन सरकार ने उस पर कमी करब करा है। ये बैलेंस रख के ही चलाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जानवर भी इस पे डिपेंडेंट है, सारा हम जला भी नहीं सकते, फिर हम उसमें से एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं। और हमने इस पे हमारे जो आपने देखा कि इसमें राज्यसभा में भी आज भूपेंद्र यादव जी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं वो भी अपनी बात करेंगे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने जंगलों को कैसे करना है, नेटिव प्लांट्स लगाने हैं, जानवर उसमें रहने चाहिए, भेड़ बकरी गाय भैंस जानवर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम नरेगा की पूरा लेबर लगाएं तब भी नहीं होगा। तो जब जो हिमालय के इर्द गिर्द, जैसे दिल्ली भी हिमालय की रीच में है, तो इसके लिए हमें जंगलों में कंस्ट्रक्शन को बड़े ढंग से करना पड़ेगा, साइंटिफिक तरीके से। जो हम मटीरियल लूज लेते हैं इस पे सरकार इस पे पूरा काम कर रही है। लेकिन अपोजिशन से हम उम्मीद रखते हैं कि इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज सत्ता पक्ष के एमपीज ने और अपोजिशन के एमपीज ने, मैंने देख रहा था कि एनवायरनमेंट पे है, महिलाओं पे है, आशा वर्कर्स पे बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, पोल्यूशंस पे 2-3 क्वेश्चंस हैं, और इस तरह मोटे तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है दोनों हाउसेस पे। और हमें उम्मीद है कि वो पॉजिटिव और इसका पूरा लाभ जो है वो देश को होगा, ये हम उम्मीद रखते हैं अपोजिशन। पवन, जैसे कि आपने जानकारी दी कि प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो वो पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाले हैं। प्रश्न यही उठता है कि प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले, और सुचारू रूप से चले तो इस महत्वपूर्ण विषय पर जो है प्रश्नकाल के दौरान चर्चा भी हो सकती है और सरकार मंत्रीगण क्या कुछ कर रहे हैं उस पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त बात करें लोकसभा के भीतर एजेंडे की, क्या कुछ विशेष? प्रतिबिंब, जैसा आपने कहा कि पर्यावरण का विषय क्वेश्चन आवर में भी ये लगा हुआ है, और इसके बाद जो है इस पे चर्चा भी संभव है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार मांग होती रही है। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर हम मानसून सत्र की बात करें तो जो एसआईआर का मुद्दा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, तो ये इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार जो है मानसून सत्र लगातार व्यवधान हुआ था। और अगर उत्पादकता की बात में करूं तो सिर्फ 29% पिछली बार रहा था लोकसभा का, राज्यसभा का जो है 34% प्रोडक्टिविटी रही थी। प्रश्नकाल भी नहीं चला था ज्यादा, क्योंकि 12 दिन तो लोकसभा में प्रश्न ही नहीं पूछा गया, क्योंकि विपक्ष की तरफ से बड़ा जोरदार ये मुद्दा उठाया गया था। और इस बार क्योंकि एसआईआर का मुद्दा जो है 12 राज्यों में हो रहा है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर जो है वो आरोप लगा रहा है सरकार की तरफ से, सरकार को आरोप लगा रहा है कि ये ठीक से नहीं हो रहा है और ये अच्छे से नहीं हो रहा है, उस पर राजनीति की। जी हां, पवन हमारे सहयोगी संसद भवन के सामने उपस्थित थे और बता रहे थे एजेंडे के बारे में। लोकसभा के भीतर क्या कुछ विशेष आज रहने वाला है, क्या कुछ प्रश्न सूचीबद्ध हैं, क्या कुछ विधेयक सूचीबद्ध हैं। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गुलाम अली जी, सांसद राज्यसभा जम्मू कश्मीर। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। जी हां, लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। आज जान लेते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। झांसी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग शर्मा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से प्रश्न करेंगे कि केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट के तहत एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, स्थानीय बायोडायवर्सिटी, जंगल और पानी के रिसोर्स पर पड़ने वाले असर के बारे में क्या क्या कहा गया है और सरकार द्वारा इससे होने वाले किसी भी संभावित इकोलॉजिकल नुकसान को कम करने, रोकने या उसकी भरपाई के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। तिरुवल्लुर तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद शशिकांत सेंथिल कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से पीएमकेवीवाई के तहत फंड के अलग उपयोग से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। पूछेंगे कि क्या सरकार को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के क्रमिक
चरणों के अंतर्गत लगातार आवंटित धनराशि के अल्प उपयोग की जानकारी है। जी हां, प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा के भीतर कौन से प्रश्न और पूछे जाने वाले हैं उस पर हम प्रकाश डालेंगे। उससे पहले हम बता दें, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, संसद भवन के सामने हैं और अभी मीडिया से बात करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे शीतकालीन सत्र को लेकर। क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, आप भी मौसम का मजा लीजिए। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है। ये राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए।
बहुत ही संतुलित तरीके से, जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सकें। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सकें, ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक, हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद
इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए, अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चलें, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले अपील करते हुए और ये भी बताते हुए क्या कुछ महत्व का होने वाला है इस शीतकालीन सत्र में। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर अग्रसर है भारत और विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए जो ऊर्जा है वो इस शीतकालीन सत्र से मिलने वाली है। ये कोई केवल रस्म अदायगी नहीं रहने वाली। और उन्होंने एक बार फिर विपक्ष से अपील की कि जो है नीतियों पर जो है चर्चा की जाए, जिससे जो है उनके क्षेत्र के लोग भी जो है प्रभावित हों और जाने का प्रयास करें कि उनके नेता सदन के भीतर क्या कुछ कर रहे हैं। कृति मिश्रा हमारे सहयोगी संसद भवन के सामने उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कृति, जिसका अभी प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया है, राज्यसभा सभापति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन जी का पहला दिन है, पहला सत्र है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी हाँ प्रतिबिंब, देखिए पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 64 में प्रोविजन है कि देश का उपराष्ट्रपति होगा जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा राज्यसभा का। साथ ही आर्टिकल 89 में प्रोविजन दिया गया है चेयरमैन राज्यसभा का। तो जैसा कि हमने देखा कि पिछले सत्र के बाद जिस तरह से नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति देश को मिले हैं, तो आज पहला दिन होगा उनका ऑफिशिएट करने का प्रोसीडिंग्स। देखिए अगर हम भूमिका की बात करें तो बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वो कलेक्टिव वॉइस होते हैं हाउस की टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इसके साथ साथ किस तरह से डिग्निटी मेंटेन करना है, डेकोरम मेंटेन करना है, ये सारा दायित्व उपराष्ट्रपति का होता है, यानी कि चेयरमैन राज्यसभा के जो होते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि आज वो पहला दिन होगा और साथ ही साथ उनके प्रति हम फेलिसिटेशंस भी देखेंगे हाउस में। इसके अलावा अगर हम हाउस के एजेंडे की बात करें तो देखिए आज जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद निर्वाचित हैं उनकी ओथ होगी। साथ ही अगर हम गवर्नमेंट बिजनेस की बात करें तो एक रेजोल्यूशन है, जैसा कि हम जानते हैं 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति जी ने एक प्रोक्लेमेशन इशू किया था, जिसके तहत आर्टिकल 356 के तहत जितने पावर्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मणिपुर के हैं वो पार्लियामेंट के अंडर आ जाते हैं। तो उसी के तहत आज वाटर पोल्यूशन कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, जिसके तहत मणिपुर असेंबली द्वारा ये अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये एजेंडा है आज हाउस का। और साथ ही साथ अगर हम क्वेश्चन आवर की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं, चाहे वो सिविल एविएशन मंत्रालय को लेकर हो, कोल मंत्रालय को हो, डिफेंस मंत्रालय को लेकर हो, या तो फिर एमएसएमई के लिए हो। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन। और जैसा कि हमने सुना प्रधानमंत्री जी ने जो अपने संवाद में कहा है कि किस तरह से ये जगह ड्रामे के लिए नहीं है, डिलीवरी के लिए है। तो देखना होगा कि कैसे आज का दिन प्रोडक्टिव होगा। जी प्रतिबिंब, प्रिविलेज कमेटी की भी 2 रिपोर्ट्स सदन में रखी जाने वाली है, वो क्या रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी है कृति? कृति, आवाज आ रही है?
कृति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी प्रतिबिंब जी जी ये प्रिविलेज कमेटी की 2 रिपोर्ट्स रखी जानी है, वो क्या रिपोर्ट्स है, कितनी महत्वपूर्ण है, कुछ जानकारी है? शायद उसमें से एक तो जो है पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स जो है सदन के भीतर लाकर जो गरिमा जो है तार की जाती है सदन की, उससे जुड़ा हुआ भी एक कमेटी की एक रिपोर्ट है प्रिविलेज कमेटी की। जी हाँ, देखिए प्रिविलेज कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी होती है कि किस तरह से रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं। लगातार हमने देखा है कि सदन में कहा गया है कि प्लकार्ड्स दिखाना वो नियम के विरुद्ध है, इसके अलावा नारे लगाना वो भी नियम के विरुद्ध है। तो प्रिविलेजेस कमेटी की आज ये बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी और उसके क्या फाइनल पॉइंट्स होंगे ये पता चलेगा और किस तरह से आगे इस पर नियम होंगे, क्योंकि देखिए सदन के नियम इस बात पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह का शोर शराबा, प्लकार्ड दिखाना या फिर नारे लगाना सदन के नियम के विरुद्ध हैं। तो प्रिविलेज कमेटी की ये बेहद अहम रिपोर्ट आज राज्यसभा में पेश की जाएगी। जी ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं वही बात कह रही है जिसका इशारा प्रधानमंत्री ने अभी जो है मीडिया से बातचीत करने के दौरान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कृति, जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए। हमारी सहयोगी कृति मिश्रा बता रही थी क्या कुछ राज्यसभा के भीतर रहने वाला है, आज का एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा कि रस्म अदायगी नहीं होती है संसद का कोई भी सत्र, और ये सत्र भी ऊर्जा प्रदान करेगा। और प्रधानमंत्री में भी ऊर्जा नजर आ रही थी। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि दूसरी तिमाही के जीडीपी के नतीजे सामने आए हैं और जो अनुमान लगाया गया था विशेषज्ञों के द्वारा या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के द्वारा, वो सब अनुमान जो है ध्वस्त हो गए हैं और 8.2% की गति से जो है जीडीपी आगे बढ़ी है। इसलिए भी प्रधानमंत्री काफी जो है ऊर्जावान नजर आ रहे थे। देखिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने ब्रीफ प्रेस में जो भी कहा है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने नुक्ते उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में जो हमारे सांसद हैं और यंगर जनरेशन्स के सांसद हैं और उनको रोकना नहीं चाहिए और उसका जो लाभ है सांसद को मिलना चाहिए और देश को मिलना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने, बड़ा एक पॉइंट, और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मौका भी नहीं मिलते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि अभी हमें महिलाओं के लिए कहा है कि महिलाओं का इस पे वोट डालने पे और उनको एक उसको अपने आप को एक वो ताकत महसूस करते हैं कि हमने कंट्रीब्यूट करा है प्राइम मिनिस्टर साहब के वोट दे के दुनिया की बड़ी ताकत बनने में, विकसित भारत बनने में महिलाओं का जिस तरह आगे बढ़ के बिहार में अभी एक योगदान हुआ है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी कही है कि हमें निराशा से बाहर निकलना चाहिए, हमें और ना ही अहंकार होना चाहिए। अगर कहीं इलेक्शन जीत के आई है कोई सियासी जमात, उसका अहंकार भी नहीं होना चाहिए, और अगर कहीं हमें हार हुई है तो उससे हमें बाहर आके देश के लिए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और एक मजबूत अपोजिशन पेश होना चाहिए। और जिस तरह से देश दिन दुगनी रात चुगनी, जहां जीडीपी की आपने बात करी कि इतना एक्सेल हुआ है, और आज देश जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने नौजवानों को स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए, इनोवेशंस के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, लोकल फॉर वोकल के लिए सारा आपने देखा होगा कि एक बार 50 करोड़ जब जनधन अकाउंट खोलने लगे तो हमें मजाक उड़ाया जाता था। आज रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जो है भारत में होती है, छोटे 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, और बहुत सारी चीजें। कभी सोचा था हमारा इतना, हम घोटालों में थे 2G में, इस तरह के कई कॉमनवेल्थ, कोल, फलाना, लेकिन आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट है। और राज्यसभा में भी बहुत सारी बातें, जैसा बिजनेस के बारे में आपने कहा है, इतने इंपॉर्टेंट कोल पे वो है, सिविल एविएशंस पे, डिफेंस पे, MSME पे है, इस तरह का बिजनेस है, क्वेश्चन आवर का। और सांसद, अगर वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है कि आप मजबूत अपोजिशन करिए, आप ड्रामाबाजी से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और जहां आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जिन स्टेटों में,
वहां भी आपको यही अगर निराशा लेके जाएंगे, आप इस तरह का ड्रामा लेके जाएंगे तो लोग न्यूसेंस लेके जाएंगे तो लोग आपको नहीं मजबूत करेंगे। और लोगों ने मन बना लिया है देश के कि प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करने और दुनिया की बड़ी ताकत बनने का लोगों ने, देश के, भारत के लोग चल पड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है प्रधानमंत्री ने कही है कि जो नए, जो फर्स्ट टाइम जो है सांसद हैं, उनकी एक पीड़ा है, उनका दर्द है, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो विपक्ष के हों चाहे सत्ता पक्ष के हों, कि वो अपनी बात सदन के मध्य नहीं रख पा रहे हैं। इससे उनके क्षेत्र की जनता थोड़ी सी उसमें क्षोभ वाली स्थिति हो जाती है कि हमने अपना जनप्रतिनिधि भेजा है संसद में कि वो हमारी आवाज बनकर जो है सामने आएगा, लेकिन यहां पर प्रश्नकाल नहीं हो पाता है या संसद की कार्रवाई नहीं चल पाती है, तो वो अपने विचारों को सदन के भीतर या सदन के माध्यम से देश में प्रेषित नहीं कर पाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट वजीर आजम साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है कि पहले लोग राजों पे भरोसा करते थे कि राजा कोई भी एक फरमान आ गया कि मैं आप फलां को जानते हैं, लेकिन जमहूरियत में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है, सबसे बड़ा एक पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, तो लोगों का एक आंख टिक के एक नजर रहती है कि मेरा सांसद जो है हम रिमोट इलाके से, हमारी आवाज बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब पॉलिटिकल पार्टीज में आके उसको वो शिकार हो जाता है ड्रामेबाजी का, जैसा कि आज प्रिविलेजेस भी लाए हैं राज्यसभा में, उस प्ले कार्ड्स जहां इस तरह के शोर शराबा, और साफ लफ्जों में कहा है, सिंपल और साधारण लफ्जों में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आप इस तरह के ड्रामे को डिलीवरी में बदलिए। और जब तक हम लोगों के, वो सत्ता पक्ष का एमपी हो जहां अपोजिशन का हो, वो लोग उन पे आंख टिका के बैठे हैं कि हमारे लिए कैसे आवाज बनता है लोकसभा में या राज्यसभा में, और इसके लिए मजबूती से कहा है। और अपोजिशन के लिए भी कहा है कि आप मजबूत अपोजिशन करिए। बहुत सारी बातें एक आम रिचुअल्स नहीं हैं, ये छोटी बातें नहीं कही हैं, और उनको भी उनके तजर्बे का सांसद को, देश को लाभ होना चाहिए यंगर जनरेशन्स का, ताकि एक जनरेशन गैप ना हो और पुराने ही लोग जो हैं अपने पॉलिटिकल मोटिवेटेड वो करके जनता का जो समय, जो पार्लियामेंट का जो समय है और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस और उसकी परंपराओं में रह के ही वो, जैसा कि आपने कहा है कि आज वाइस प्रेसिडेंट साहब का भी हमें उनका वो मिलने वाला है, उनका स्वागत भी होगा, वहाँ कुछ आज नई ओथ्स भी होंगी, अबिचुरी भी होगा, क्वेश्चंस, और राज्यसभा में भी बड़ा इंपॉर्टेंट आज और आपको जाना भी होगा सदन की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए। आपने समय निकाला गुलाम अली जी, और आपने बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, प्रश्नकाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती है सांसदों के द्वारा। प्रश्नकाल को हम आगे बढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कुछ पूछा जाने वाला है उस पर नजर डाल लेते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से निवेशक दीदी फेज 2 से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि निवेशक दीदी फेज 2 पहल के उद्देश्यों और प्रमुख घटकों का ब्यौरा क्या है। इस फेज में खासकर देश के एस्पिरेशनल और सेमी अर्बन जिलों में फाइनेंशियल अवेयरनेस को मजबूत करने, आउटरीच बढ़ाने और इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी वाले ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा किया है। कुड्डाल और तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास देश भर में चल रहे नीट, IIT, JEE के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स को बेहतर बनाने का कोई प्रस्ताव है। वायनाड केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा श्रम और रोजगार मंत्री से आशा वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स से संबंधित प्रश्न करने वाली है और पूछेंगी कि क्या सरकार का आशा कार्यकर्ताओं को मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत औपचारिक कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने और उन्हें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और मैटरनिटी लीव जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देने का कोई प्रस्ताव है।
बनासकांठा गुजरात से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद गनीबेन नागाजी ठाकुर वित्त मंत्री से PMJJBY के तहत एनरोल हुए बेनिफिशियरीज से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछने वाली हैं। चालाकुडी केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बेन्नी बेहनन श्रम और रोजगार मंत्री से EPF के अंतर्गत नामांकन से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत नामांकन के लिए न्यूनतम वेतन की मौजूदा दर का ब्यौरा क्या है। चंडीगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या चंडीगढ़ में मल जल अत्यधिक मात्रा में लगातार NCHOE नामक छोटी मौसमी नदी में जाकर गिर रहा है, जिससे पर्यावरण का गंभीर रूप से क्षरण हो रहा है और जान स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो रही है। दावनगेरे कर्नाटक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन वित्त मंत्री से देश में कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगी। जानना चाहेंगी कि क्या सरकार ने देश में कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट में हाल में आई गिरावट का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है या उसे कमीशन के हवाले किया है। गंगानगर राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद कुलदीप इंदौरा शिक्षा मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को पता है कि राजस्थान में 2700 से ज्यादा सरकारी स्कूल बिल्डिंग से खस्ता हाल है, जिसे विशेषकर हाल ही में झालावाड़ के पीपलोदी में स्कूल की छत गिरने की दुखद घटना हुई है, जिसमें 7 बच्चों की मृत्यु हो गई है। किशनगंज बिहार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद वित्त मंत्री से प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में चल रही रेगुलेटरी जांच के बावजूद अडानी ग्रुप में निवेश किया है। यदि ऐसा है तो इस संबंध में किए गए कुल निवेश का ब्यौरा क्या है। महाराजगंज बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वित्त मंत्री से अटल पेंशन योजना के तहत नामांकित लाभार्थियों से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि देश में अटल पेंशन योजना के आज तक के कितने लाभार्थी हुए हैं और पिछले 5 वर्षों के दौरान बिहार सहित देश में राज्यवार कितने नए नामांकन हुए हैं। गढ़चिरौली चिमूर महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर नामदेव किरसान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से वायु प्रदूषण के प्रभाव से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के खतरनाक लेवल और विशेषकर सर्दियों में पब्लिक हेल्थ पर इसके बुरे असर के बारे में जानकारी है। क्या दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन कंट्रोल के उपायों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए फंड और रिसोर्स का ठीक से इस्तेमाल किया है। कोझिकोड केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद MK राघवन शिक्षा मंत्री से PM श्री स्कीम के तहत MOU वापस लेने के प्रावधान से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार ने PM श्री स्कीम के तहत केरल राज्य सरकार को धनराशि आवंटित की है। यदि की है तो उसका ब्यौरा क्या है। शिवगंगा तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद कार्ति P चिदम्बरम शिक्षा मंत्री से स्कूलों में जीरो स्टूडेंट एनरोलमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। वर्ष 2022 से अब तक छात्रों के 10 से कम या जीरो एनरोलमेंट वाले सरकारी स्कूलों की संख्या का वर्षवार और राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है। ऐसे स्कूलों में नियोजित और वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है। चेन्नई उत्तर तमिलनाडु से DMK के सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने करिकुलम रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज के हिस्से के तौर पर NCERT क्लास 10 साइंस के सिलेबस से चार्ल्स डार्विन की बताई इवोल्यूशन की थ्योरी को हटा दिया है। अगर ऐसा है तो सेकेंडरी स्कूल सिलेबस से इस बेसिक साइंटिफिक थ्योरी को हटाने के कारणों का ब्यौरा क्या है। नांदेड़ महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद चव्हाण रविंद्र वसंतराव वित्त मंत्री से IDBI बैंक के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार के पास IDBI बैंक में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का कोई प्रपोजल प्लान है। यदि है तो ब्यौरा क्या है। जालंधर पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से पराली जलाने के असर से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2025 के दौरान पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 20% की कमी आने के बावजूद पंजाब और हरियाणा सहित पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों के कारण दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 450 के पार क्यों है? कैराना उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा चौधरी श्रम और रोजगार मंत्री से सवाल करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड वर्करों की व्यवसायवार संख्या का ब्यौरा क्या है और उक्त राज्य में जिला, व्यवसाय और क्षेत्रवार रजिस्टर्ड वर्करों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें अलग अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीमों के तहत फायदा मिल रहा है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद श्री भरत मतुकुम्मिल्ली वित्त मंत्री से जानना चाहेंगे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस पर मास्टर सर्कुलर 2024 को लागू करने की डेडलाइन के बाद से कैशलेस क्लेम सेटलमेंट में देरी के कुल कितने मामले सामने आए हैं। अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें नागर एवं विमानन मंत्रालय से 5 प्रश्न, जल शक्ति मंत्रालय से 3, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से 2 और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस योजना, विद्युत और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से 1-1 प्रश्न पूछे जाने सूचीबद्ध हैं। आइए नजर डालते हैं आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। भुवनेश्वर कालिता असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भुवनेश्वर कालित का प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से है। प्रश्न है, वर्ष 2025-26 के लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रायोगिक परियोजनाओं की संख्या कितनी है? इस संबंध में राज्यवार और कृषि जलवायु क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धैर्यशील मोहन पाटिल का प्रश्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रश्न है कि क्या यह सच है कि 4 वर्ष के बाद भी किफायती किराया आवास परिसर योजना के मॉडल 1 के अंतर्गत निर्मित सरकारी फ्लैटों में से केवल 7% को ही किराए के आवास में परिवर्तित किया गया है? क्या सरकार का ARHC परियोजना के औद्योगिक औद्योगिक शैक्षणिक क्षेत्रों से निकटता संबंधी मानदंड को अनिवार्य बनाने का कोई प्रस्ताव है? केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद डॉक्टर जॉन बिट्रास का प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से। उनका प्रश्न है, क्या पेट्रोलियम कंपनियां जैव ईंधन में उपयोग हेतु इथेनॉल के उत्पादन के लिए चावल, टूटे चावल की खरीद करती हैं? क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि ईंधन में इथेनॉल होने से आकर्षित होकर भृंग और कीड़ों द्वारा गाड़ियों के ईंधन पाइप में छेद किए जाने की घटनाएं सामने आई है? इस संबंध में ब्यौरा क्या है? आंध्र प्रदेश से युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद एस निरंजन रेड्डी का प्रश्न नागर विमानन मंत्रालय से। उनका प्रश्न है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर CPS स्पूफिंग की घटनाएं सामने आई हैं? उन घटनाओं की जांच तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को कम करने हेतु नागर विमानन महानिदेशालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? जम्मू एवं कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतपाल शर्मा का प्रश्न विद्युत मंत्रालय से। उनका प्रश्न है कि क्या सरकार ने सावलकोट परियोजना सहित जम्मू एवं कश्मीर की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है? क्या इनके क्रियान्वयन में विलंब पाया गया है तथा उसके क्या कारण हैं? कर्नाटक से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद GC चंद्रशेखर का प्रश्न योजना मंत्रालय से। प्रश्न है, कर्नाटक राज्य में कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों द्वारा कुल कितने केंद्रीय प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रमों की निगरानी की जा रही है और विगत वित्तीय वर्ष के दौरान इनमें से कितने कार्यक्रमों को विलंबित या अल्प प्रयुक्त के रूप में चिन्हित किया गया है? झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी का प्रश्न कोयला मंत्रालय से। प्रश्न है कि क्या देश के कुल कोयला भंडार के लगभग 27 से 32% भंडार झारखंड राज्य में स्थित है? यदि ऐसा है तो बावजूद इसके भी कोल इंडिया का मुख्यालय झारखंड राज्य में नहीं होने के क्या कारण है? पुडुचेरी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद S
सेल्वा गनबेथी का प्रश्न सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से। उनका प्रश्न है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि को ई साक्षी पोर्टल पर स्थानांतरित किए जाने के बाद भी इसके उचित कार्यान्वयन के लिए इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है? यदि है तो पोर्टल का उपयोग करते समय पेश आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है? संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में हम आपको लेकर चलेंगे और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।